खबर जहां पर सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है और सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी नुकसान भी हुआ है। कई बड़े होटल और दुकान हुई हैं क्षतिग्रस्त। सहस्त्रधारा में लोगों के घरों में पानी भी घुसा है। सहस्त्रधारा में मलबा हटाने का काम भी जारी है। मसूरी में मलबा आने से एक मजदूर की मौत हुई है। देहरादून के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। बारिश की वजह से 12वीं तक के स्कूल आज बंद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सहस्त्रधारा में मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है और मसूरी में मलबा आने से एक मजदूर की मौत हो चुकी है। देहरादून के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। साथ ही बता दें कि बारिश की वजह से 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। तो वहीं देहरादून की अगर बात करें तो सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है, जिस वजह से बादल फटने से भारी नुकसान भी हुआ है। कई बड़े होटल और दुकान क्षतिग्रस्त हुई हैं पूरे तरीके से। सहस्त्रधारा में लोगों के घर में घुसा है पानी। इतना ही नहीं, सहस्त्रधारा में मलबा हटाने का काम भी जारी है। और हमारे साथ में जवान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिंदी खबर पर। लेकिन जिस तरीके से लगातार आपदा आ रही है उत्तराखंड में, अब सहस्त्रधारा में भी बादल फटा है। जी निश्चित ही बड़ा दुखद है और बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के मकान टूट गए। अच्छा ये है कि जो लोग बहे थे, बताया जा रहा है कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। लॉ कॉलेज के पास काटोंग्स नदी में पुल भी टूट गया है और भी छोटे कई पुल टूटे हैं। लोगों के घर ध्वस्त हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि ये लगातार हो क्यों रहा है। इसी सीजन का 8वां बादल फटा है उत्तराखंड में। मुझे लगता है कि हमको अपनी तैयारियां बढ़ानी चाहिए और जीवन शैली में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि ये खतरा है और केवल पहले पूर्व सूचना से ही सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जान का नहीं तो माल का नुकसान तो होगा ही होगा। तो क्या इसके कारण है, इसकी खोज होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए और लोगों को अपनी जीवन शैली में भी थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब सरकार से भी सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से भी यही कहना रहा है कि देखिए ये तो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती। क्योंकि अभी आप जीवन शैली के बदलाव की बात करें, आपको क्या लगता है आखिरकार उत्तराखंड क्या किसी वजह से ये सब बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं या इस तरीके की आपदा सामने आ रही है? आपका किस ओर इशारा? देखिए अभी तो हम केवल, क्योंकि हम वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण होगा। पहले 10 साल में 5 साल में कोई एक बार खबर आती थी कहीं बादल फटा है, लेकिन एक साल में 8-8, 9-9 बादल फटना, ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है। हम लोग एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ग्रीन गैसेस बहुत ज्यादा उपलब्ध बन रही है, जिससे ओजोन लेयर में फर्क पड़ा है। उसके अलावा हमारा टेम्परेचर बहुत फर्क पड़ गया। जहाँ बर्फ गिरती थी वहाँ बर्फ गिरनी बंद हो गई है। कई जगह बर्फ की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई है, क्योंकि हिमपात जो होता था वो नुकसान नहीं करता था, लेकिन अब बर्फ कम गिर रही है, बारिश ज्यादा हो रही है। तो ये इसके क्या कारण है? और मुझे लगता है हमारी जो हम मनुष्यों ने ज्यादा उपभोक्तावादी वो जीवन अपनाया है, वो एक बड़ा कारण इसका है। फ्रिज है, टीवी, ये हमारे एसीज है, गाड़ियों में एसी चल रहे हैं, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, जंगल कट रहे हैं और लगातार जंगल कम हो रहे हैं। खेती कम होकर पूरी खेती की जमीनों में हम लोगों ने जो है कॉलोनीज बसा ली है। तो ये बहुत सारे रीजन है। डैम्स भी हो सकता है इसके रीजन हो, जो डैम बन रहे हैं वो भी कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इन सब चीजों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर देखिए तमाम जो सुगम रास्ते बनाने की बात सरकार कर रही है करण जी, कि हम हर यात्रा को बहुत ही सुगम बना रहे हैं। यानी कि आपका इशारा इस ओर भी है कि आप जिस कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं उस वजह से भी पहाड़ों का दरकना और बार बार ये घटनाएं, 1-2 घटनाएं आ जाती थी सामने या किसी ऐसे इलाके में घटनाएं सामने आ जाती थी जहां पर कि ज्यादा आबादी नहीं होती थी, लेकिन अब तो आबादी वाला, चाहे हम ऋषिकेश की बात, उसके आसपास के एरिया भी ऐसे होते जा रहे हैं जहां पर कि लोगों को लगता भी नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके से भारी भूस्खलन हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण है कि ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा सा अपने में संयम रखने की आवश्यकता है। निश्चित ही किसी भी व्यक्ति के हाथ पे नहीं है किसी चीज को रोकना, लेकिन हम लोग अगर अवेयर हो जाएं, टाइमली हम लोगों को पता चल जाए इसके कारण क्या है, उसके वैज्ञानिक खोज की प्रयास होने चाहिए। और जब सत्यता पता चले तो फिर हमको मैं भी कुछ परिवर्तन, अपने जीवन शैली में परिवर्तन, विकास किस ओर को जाए, किस तरीके का डेवलपमेंट हो, उन सब चीजों की एक साइंटिफिक रिसर्च हो जाए और मुझे लगता है उसके बाद कुछ हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से चाहे
उत्तराखंड के विकास को लेकर बार बार जब सवाल भी किया जाता है तो यही कहा जाता है कि हम उत्तराखंड के विकास के लिए ही कार्य कर रहे हैं और उत्तराखंड में बेहतर, चाहे वो पर्यटक की बात करें, उन्हें पर्यटक भी अच्छा मिले, और यही वजह है कि एक समय पर जो है पूरे तरीके से उत्तराखंड जो है तमाम चीज़ों को लेकर विकसित हो। तो क्या ये भी आप एक बड़ा कारण मानते हैं करण जी? निश्चित ही अंधी दौड़ नहीं होनी चाहिए। मैं लेकिन ये कहता हूँ कि जो मूलभूत आवश्यक चीजें हैं वो जरूर हों, और लेकिन पहले किसी भी निष्कर्ष में जाने से पहले एक उसकी प्रॉपर साइंटिफिक खोज होनी चाहिए, उसके कारण को जानने की कोशिश होनी चाहिए, और बार बार जो वैज्ञानिक हम लोग को चेतावनी देते हैं उस ओर को भी ध्यान देने की, बिल्कुल उस ओर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से आपदा आई है और आपदा आने के बाद यहाँ पर भी बड़ी संख्या में थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर नुकसान हुआ, लेकिन आपको बता दें कि शहस्त्रधारा में बादल फटा, बादल फटने की वजह से मलबा भी यहाँ पर आया है, भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अभी फिलहाल क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है? क्योंकि अभी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे थे कि देखिए अभी जो है इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसे में जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उनको सोचना होगा, उनको स्टडी करनी होगी, उनको देखना होगा कि आखिरकार उत्तराखंड में दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं बादल फटने की घटनाएं सामने आई, तो इसके पीछे का रीजन हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के कई जिलों में रात से ही हालात है वो बद से बदतर कह सकते हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे आईटी पार्क सहस्त्रधारा में कल रात को सूचना है कि बादल फटा, जिसके बाद यहाँ के डीएम और एसडीएम जो है मौके पर पहुंची। सूचना ये है कि कई दुकानें और कई घर जो है वो बह गए हैं इसमें, और इसी के साथ 2 लोगों की लापता होने की सूचना भी बताई जा रही है आईटी पार्क सहस्त्रधारा में। इसी के साथ अगर अन्य इलाकों की बात करें तो प्रेमनगर के पास पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, मालदेव तक का जो पुल है वो टूट गया है। इसी के साथ चंद्रभागा नदी उफान पर है, गंगा नदी उफान पर है। तो लगातार जिस तरीके से रात से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नुकसान जो है भारी हुआ है। और ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जाते जाते मानसून जो है वो कहर कर पा रहा है, और इतनी लंबे समय तक बारिश है वो हो रही है, वरना इस समय तक जो बारिश है वो बंद हो जाती थी, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि लगातार बारिश जो है वो काफी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्तराखंड में बन रही है, लगातार भूकंप आ रहे हैं, लगातार यहाँ बादल फट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे की स्थिति जो है वो गंभीर है। बिल्कुल दीपिका, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी, लेकिन नरेश बंसल सांसद बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेश जी, देखिए एक बड़ी आपदा आई है और लगातार उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में दूसरे तीसरे दिन इस तरीके की आपदाएं आ रही, कहीं पर बादल, कहीं पर लैंडस्लाइड, और बड़ी क्षति भी हो रही है उत्तराखंड को। क्योंकि अभी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि एक इस पर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर बड़ा ही मंथन करने की जरूरत है कि आखिरकार लगातार आपदाएं क्यों आ रही हैं। देखिए, आपदाएं तो कोई बता करके नहीं आती, संवेदनशील क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र सदा से संवेदनशील रहा है। समय समय पर आपदाओं का जनमानस ने साहस के साथ मुकाबला भी किया है। 2013 की घटना हो, उसके बाद की हो 91 का भूकंप हो, इससे हम सब लोग चिंतित हैं और उस पर अध्ययन भी होगा सारा। लेकिन फिलहाल तो जब आपदा आई है तो उसमें सबसे पहला काम है रेस्क्यू ऑपरेशन का। वो होना चाहिए, जो पीड़ित हैं उनको सहायता मिले, उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। आपदा क्यों आ रही है तो अध्ययन का विषय है, ये सब अध्ययन किया जाएगा और उसमें जो जो भी कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। केंद्र और प्रदेश में पूरा समन्वय इसको लेकर के है। कल की जो रात में आपदा आई है उस पर तुरंत हमारी एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन का जो काम है, जिनके पास तुरंत सक्रिय होकर उस काम में लगे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए पहला जो काम है, राजनीति बाद में होती रहेगी, पहला काम है जो पीड़ित है उनको मदद करना, रेस्क्यू करना, और बाद में फिर ये विद्वान लोगों का काम है उसका चिंतन करना कि क्या। बिल्कुल, नरेश बंसल जी, उन्होंने भी यही कहा कि इसमें भूवैज्ञानिकों के मंथन की जरूरत है। पूरी आपदाएं आ रही है। हाँ, वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें भूवैज्ञानिकों के मंथन की जरूरत है। और आखिरकार क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार भी कहती है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या वो विकास भारी पड़ रहा है क्या? क्योंकि इस तरीके की आपदा, उन्होंने कहा कि पहले छुटपुट होती थी, ऐसी जगह पर होती थी जहां पर आबादी नहीं होती थी, तो वहां पर उन्होंने कहा कि इस समय पेड़ों की कटाई इतनी ज्यादा हो रही है, जो सुगमता बनाने की कोशिश की जा रही है, शायद वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर भारी पड़ रही है। अब ये अनुमान की बात हो सकती है, लेकिन जहाँ पेड़ों की कटाई होती है उसके दुगने पेड़ लगवाए भी जाते हैं। विकास और पर्यावरण संरक्षण ये दोनों आवश्यक है। इसमें अगर कहीं कमी होगी तो सरकार और
सख्त कदम उठाएगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए क्योंकि जिस तरीके से वो भी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि इसको लेकर सरकार को अहम कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का हम कार्य देख रहे हैं। उन्होंने टनल को लेकर भी कहा कि जगह जगह पर टनल बना देना ये भी हो सकता है, और इसको लेकर मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उत्तराखंड को बचाकर भी रखना है। उनका ये भी सवाल था। निश्चित रूप से उत्तराखंड को बचाकर रखना है, और टनल के संबंध में मैंने पहले भी कहा है कि वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का मत लेना चाहिए इसमें। लेकिन मेरे को व्यक्तिगत रूप से, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई भूवैज्ञानिक नहीं हूँ, एक लेमैन के रूप में मुझे लगता है कि लंबी लंबी सड़कें काटने के बजाय अगर टनल से काम होता है तो वो ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा पर्यावरण की रक्षा करेगा, क्योंकि कम दूरी में उसमें कटाव होता है, जबकि सड़कें बड़ी लंबी लंबी कटती है, घुमावदार कटती है। ये मेरा एज ए लेमैन है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से आपदा आई है, फिलहाल वहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, और हमारी सहयोगी दीपिका भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। दीपिका, क्योंकि देखिए अब लास्ट की अगर हम बात करें कुल मिलाकर यहाँ पर, तो अब यही बचा है कि इस पर मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा आपदा इस साल देख रहे हैं। तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी से, लेकिन उससे पहले आपको एक एक करके प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं कि देखिए इस हादसे के बाद आखिरकार क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया, और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी, और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले, और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है, और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है,